Drop it. गुड मॉर्निंग। तो आप लोग बढ़िया होंगे इस कोरोना काल में, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैंने लास्ट टाइम समझा चुका हूँ आपको। मैंने भाग देना सिखाया था, वो भी अपने बहुपदों का, द्विघात समीकरण और भी जितने भी बहुपद थे उन सबका मैंने आपको भाग देना सिखाया था। उससे रिलेटेड हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले आप इसको फटाफट शेयर कीजिए और अपने जितने भी सहपाठी स्टूडेंट हैं उनको लेकर के आइए और मज़ा लीजिए इस क्लास का। देखो बात यह है कि आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने जितने भी सहपाठी हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके, इस क्लास का लाभ ले सके। उससे क्या होता है कि उनको फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा हमको भी मिलता है। फ़ायदा ये है कि हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, जितने जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना फ़ायदा हमको होता चला जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बाद की बातें हैं, आप शेयर करिए, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लाइव लेकर के आइए अपने सहपाठियों को। देखो हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था हमने, देखिए f(x) बराबर gx qx प्लस rx, अर्थात f(x) में मैंने gx का भाग दिया था और हमारा जो भागफल आया था मतलब कांस्टेंट वो qx आया था, और हमारा जो शेषफल अर्थात रिमाइंडर बचा था वो क्या बचा था, rx बचा था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके अंदर हमने देखा था, चलो एक एग्जांपल लेकर के चलता हूँ मैं यहाँ पर, समझना। मैं एक नया कंसेप्ट बताता हूँ, एक नया लॉजिक बताता हूँ इसके अंदर कैसे होता है, समझना। मैंने 20 में 5 का भाग दिया, क्या मैंने 20 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 बार गया तो आप देखोगे कि जो हमारा शेषफल आया वो कितना है, 0 आया है। क्या है, 0 आया है। तो इसका अर्थ ये हुआ, दोबारा समझिए, कि मैंने 20 में 5 का भाग दिया, क्या 20 में 5 का भाग दिया तो वो कितनी बार गया, 4 बार गया। मैंने 20 में 5 का डिवाइड किया तो मेरा 4 टाइम्स गया, और मेरा रिमाइंडर अर्थात शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है और ये जो 4 है, क्या ये जो 5 है ये जो 4 है वो इसके किसके, 20 के गुणनखंड है। 4 and 5 इज फैक्टर ऑफ 20, अर्थात 5 और 4 20 के क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे, एक चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर लिखिए, ये हमने लिख दिया। अब एक कंडीशन लेकर के चल रहे हैं कि यदि इफ Rx बराबर क्या हो, 0 हो, क्या हो, 0 हो, तो हम लिखेंगे कि Gx और Qx fx के क्या है, फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर अर्थात गुणनखंड हैं। क्या है ये, गुणनखंड अर्थात फैक्टर है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं। उसको एक नए लॉजिक की तरह मैंने समझाया। इस लॉजिक का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे आइए समझिए, या फटाफट इसको शेयर करो, ऐसे मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आई होगी आपको, वो मैंने एग्जांपल लिया वो भी समझ में आया होगा। सपोज करो मैं ऐसा करूं, जैसे मैंने 23 में 4 का भाग दिया, क्या 23 में 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और आपका शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। जब ये शेषफल 3 बच जाता है, क्या ये शेषफल अर्थात रिमाइंडर 3 बच गया, मतलब कोई 0 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो ये इसके फैक्टर नहीं होंगे, ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे। ये हम बचपन में पढ़ के आए हैं, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक नॉर्मल सा लॉजिक था जो मैंने आपको समझाया। आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमारी बुक के क्वेश्चन है, थर्ड एक्सरसाइज के 3.2 के 3.2 के है एक्सरसाइज, प्रश्नावली है हमारी, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे कि हम fx लेकर के चलेंगे, gx लेकर के चलेंगे। fx में हम gx का भाग देंगे और बताएंगे कि अगर रिमाइंडर अर्थात शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो वो उसका गुणनखंड अर्थात फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। ये हम आज बताने वाले हैं, और आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं। हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं जिसमें आपको gx का मान दे रखा है, क्या gx का मान दे रखा है। gx का मान क्या दे रखा है आपको, x² प्लस 3x प्लस 1, ये आपको दे रखा है।
और आपको fx का मान दे रखा है। fx का मान क्या दे रखा है, देखिए 3x4 5x3 3x4 प्लस 5x3 प्लस सॉरी ये माइनस का है 7x²। देखो gx ले लिया, fx ले लिया, ठीक है, fx में हमने 3x4 ले लिया, 5x³ ले लिया, माइनस का 7x² ले लिया और आगे है हमारा 2x प्लस 2। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप आइए यहाँ पर समझते हैं, fx है gx है, हमको पता करना है कि fx में gx का भाग देने पर ये इसका गुणनखंड आता है या नहीं आता है। गुणनखंड पता करने के लिए हम भाग दे करके देखते हैं और अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो वो उसका गुणनखंड है, वरना नहीं है। क्लियर सा है। तो आइए हम इसको कैसे समझेंगे, देखिए वही हम लेकर के चलेंगे। ये ले लिया मैंने 3x4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये मैंने ले लिया। अब देखिए ये x है ना कि n, ठीक है। अब भाग देंगे हम किसका, x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब देखिए हमको क्या लाना है, इसका भाग देना है इसमें, और मेरे को क्या लाना है फर्स्ट में 3x4। कल बताया था मैंने जो लास्ट वीडियो ली है उसके अंदर बताया था, क्या बताया था कि इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है, इस x² को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 3x4 आ जाए। क्या आ जाए, 3x4 आ जाए। मैं 3x² से गुणा कर दूं क्या, देखो 3x² को x² से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3x4 आएगा। तो मेरा आ गया, देखो अब 3x4 आ गया। 3x² को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 9x³ आएगा, ठीक है। और 3x² को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x²। तो आइए अब इसको हम कैसे सॉल्व किया था, ये तो हो जाता है माइनस का, ये भी हो जाता है माइनस का और ये भी हो जाता है माइनस का। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, प्लस के हैं। तो आप देखोगे कि ये दोनों तो कट गए। अब माइनस का 9 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x³ माइनस का 3 और माइनस का 7 माइनस का 10x² और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस का 2। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक हम पढ़ते हुए चले थे, ठीक है। अब देखिए यहां पर x² को ऐसी संख्या से गुणा करो कि माइनस का 4x³ आ जाए। तो देखिए माइनस का गुणा करना है, किससे गुणा करें, माइनस के 4x से गुणा कर दो, ये कर दिया मैंने, माइनस के 4x से गुणा कर दिया। तो देखो माइनस के 4x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x³ माइनस 4x को 3x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12x²। क्या आएगा, माइनस का 12x² और 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4x। अब देखिए क्या क्या आएगा, ये तो हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का और ये भी क्या हो गया, प्लस का। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये दोनों तो कट गए क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। प्लस का 12 माइनस का 10 प्लस का 2x² प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6x और प्लस का 2 ऐसे कैसे नीचे आ गया। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए x² को गुणा करना है और क्या लाना है, 2x² लाना है। 2 से गुणा कर दो क्या, तो देखो 2 से अगर मैं 2 को मैं x² से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 2x² आएगा। 2 को मैं 3x से गुणा करूंगा तो प्लस का 6x आएगा और प्लस के 2 को x से गुणा करूंगा तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो ये दोनों तो हमारे कट गए, ये दोनों भी कट गए और ये दोनों भी कट गए। तो आप देखोगे कि हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सिंस रिमाइंडर इज 0 शेषफल शून्य है। क्या है, शून्य है। अतः सो gx इज अ फैक्टर ऑफ fx, अर्थात gx fx का क्या है, गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। यही तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था कि अगर शेषफल अर्थात rx शेषफल रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 0 आने पर हमने क्या देखा था कि वो उसका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। और यही तो मैं बताने वाला था। आइए इसको दोबारा समझते हैं। देखो हमको क्या पता करना था कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं है, ये हमको पता करना था। तो देखिए मैंने gx का भाग fx में दिया, पहला काम वही
3x4 को हटाना है, क्या 3x4 को हटाना है, तो वही काम किया मैंने, 3x² से गुणा किया। फिर मेरे को यहाँ पर -4x³ को हटाना था, इसलिए मैंने -4x से गुणा किया। फिर यहाँ पर मेरे को 2x² हटाना था, इसलिए मैंने 2 से गुणा किया। ये सब सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि मेरे पास शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आने के बाद हमने देखा कि क्या लिखा मैंने, शेषफल, इसको थोड़ा सही कर लो, शेषफल शून्य है। क्या है, शेषफल शून्य है। देखो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया, शून्य आ गया, 0 आ गया। 0 आने के बाद आप देखोगे कि मैंने क्या लिखा कि gx fx का क्या है, गुणनखंड। आई गेट रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0। मेरे को जो प्राप्त हुआ है वो क्या है, रिमाइंडर 0 है। तो जो gx है वो fx का क्या होगा, फैक्टर होगा। gx फैक्टर ऑफ fx, ये हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ समझ लिया। फटाफट शेयर करो इस वीडियो को, ऐसा मजा नहीं आ रहा, लाइव लेकर के आओ अपने सहपाठियों को जितने भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं, वो आपको और अच्छे से समझाएगा कि इसके अंदर क्या है। देखिए, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ये कल वाली चीज़ है, बस एक नया कंसेप्ट इसमें यूज किया है, वही रिमाइंडर वाला, गुणनखंड है या नहीं है, बस इतना सा है। और कोई खास चीज़ मैंने इसके अंदर नहीं करी अभी तक। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं जिसमें gx का मान आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, x³ माइनस का 3x + 1। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और fx का मान दे रखा है आपको x5, fx का आपको मान दे रखा है x⁵ माइनस का 4x³ प्लस x² प्लस 3x + 1 प्लस x² प्लस 3x + 1। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि आपको gx का मान दे रखा है, आपको fx का मान दे रखा है, और fx में आपको gx का भाग दे करके बताना है। भाग देना भी नहीं, अपन भाग क्यों दे रहे हैं ये भी तो समझो। भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको पता करना है कि gx fx का क्या है, गुणनखंड है या नहीं है, फैक्टर है या नहीं है, ये हमको पता करना है। वो पता करने के लिए ही तो हम भाग दे रहे हैं। तो आइए हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो, x5 मैंने लिख दिया, मैंने माइनस का 4x³ लिख दिया, मैंने x² लिख दिया, मैंने प्लस का 3x लिख दिया, मैंने प्लस का 1 भी लिख दिया। और यहाँ पर मेरा gx का मान कितना था, x³ माइनस का 3x + 1, यही था। अब आइए इसको समझते हैं। x³ को मैं ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि x की घात कितनी आ जाए, 5 आ जाए। ये देखिए, मैंने इसको x² से गुणा कर दिया। भाई इससे गुणा करूंगा और तो किससे करूंगा। देखो, x² को मैं x³ से गुणा करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, x की घात 5 हो जाएगा, ठीक है। हमने देखा होगा कि a की घात n हो और a की घात m हो, तो a की घात n + m हो जाता है। क्या हो जाता है, m हो जाता है। अर्थात आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, बेस इक्वल हो तो पावर सम हो जाती है। ये हमने पढ़ रखा है, इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, x² को मैंने x³ से गुणा किया तो x5 आ गया। x² को मैं -3x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 3x³ आएगा। फिर वापस x² को मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, प्लस का x² आएगा। तो ये तो माइनस का हो गया, ये मेरा प्लस का हो गया और ये मेरा माइनस का हो गया। तो ये दोनों तो हमारे कट गए, और आप देखोगे कि ये दोनों भी कट गए क्योंकि ये तो प्लस का और ये माइनस का है। अलग अलग चिन्ह के होते तो वो कट जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का 3 और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस के 1 को लिखते नहीं है और x³ ऐसे कैसे हो जाता है हमारा, ठीक है। जब भी चर अचर आते हैं जब ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। 3x हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा और ये प्लस का 1 ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं x³ को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करूं कि मेरा माइनस का x³ आ जाए। तो -1 से गुणा कर दूं। भाई -1 को +1 से गुणा करेंगे तो -1 आएगा। -1 को मैं अगर प्लस के x³ से गुणा करूंगा तो माइनस का x³ आएगा। सीधा सा लॉजिक है, ऐसा कोई खास चीज़ नहीं है। देखो, ये लिख दिया मैंने, -1 को इससे करेंगे तो माइनस का x³, -1 को मैं -3x से करूंगा तो प्लस का 3x, और -1 को मैं +1 से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 1। ये माइनस का आ गया तो ये प्लस, ये प्लस का आ गया तो ये माइनस, और ये भी मेरा प्लस का। तो आप देखोगे ये दोनों तो कट गए। आप देखोगे कि ये दोनों भी कट गए और बचा क्या, प्लस का 1 और प्लस का 1, अर्थात प्लस का 2। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो क्या आ गया, 2 आ गया। दोबारा समझिए, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। हमको क्या करना था, पता करना है कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं है।
तो हमने क्या किया, इसमें इसका भाग दे करके देखा। अगर भाग देने पर इसका रिमाइंडर अर्थात शेषफल 0 आ जाता है तब तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है, यही हमने पढ़ा था। अब देखिए इसका मैंने भाग दिया, मेरा वही काम कि x हमको शुरू वाला हटाना होता है, बाद वाला हटे नहीं हटे उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहला वाला तो हटना ही चाहिए, ये पहली कंडीशन है इसकी। और मैंने क्या बताया कि इसके एडजस्टमेंट होने जरूरी है। एडजस्टमेंट से मतलब मैंने क्या बताया था कि इनकी जो घातांक हैं वो घटते क्रम में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्स क्यूब को हमने यहाँ लिख दिया, x5 को यहाँ लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा ये क्रम है कि एक्स क्यूब पहले एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स आ गया और ये अचर आ गया। इसी तरीके से x5 x की घात 4 है ही नहीं, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और x की घात यहाँ पर है ही नहीं। तो इस तरीके से हमको एडजस्टमेंट पहले से करके रखना पड़ेगा। अब इसने पहले से कर रखा था, इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने भाग दिया, अपना पहला काम क्या होता है, वही पहली संख्या को हटाना। मैंने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से गुणा किया, ये आ गया, कट गया। इसी तरीके से एक्स क्यूब लाने के लिए मैंने -1 से गुणा किया तो ये भी कट गए और लास्ट में मेरा ये आ गया, क्या आ गया, +2। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 2 प्राप्त होता है, अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है। क्या, gx fx का गुणनखंड नहीं है। क्या बोला मैंने कि gx नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, यही तो बोलना चाह रहा हूं मैं कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो fx gx का गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आया है तो ये क्या, इसका गुणनखंड नहीं होगा। और यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी, इसमें खास चीज़ नहीं है। देखो वापस इसमें वही gx लेकर के चला, fx लेकर के चला, हमको पता करना है कि gx fx का गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें उसका भाग देते हैं। अगर शेषफल 0 आ जाता है तब तो वो गुणनखंड है अथवा वो नहीं है। अब नहीं है तो हम इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने भाग देने पर सीखा था, ये आ गया। अब हमारा शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। तो मैंने लिखा कि शेषफल हमारा 2 प्राप्त होता है, अतः gx fx का क्या गुणनखंड नहीं है, अर्थात gx नॉट अ फैक्टर ऑफ fx, ये हमको लिखना है। तो मैं ऐसा समझता हूँ यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फटाफट इसको शेयर करते जाइए और लाइक करना तो बिल्कुल नहीं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कोरोना काल चल रहा है, अपने आप को सेफ रखें और घर पर रहें, वो ज़्यादा बेस्ट है। और घर की पढ़ाई घर पर करो और बहुत अच्छे से होगी। मैं आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, थैंक यू सो मच।